जय हिंद दोस्तों। स्वागत है सभी का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 भाग 2 की हम चर्चा कर चुके हैं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और भाग 2 है नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। आज हम चर्चा करेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य आगे आएंगे। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में दिए गए हैं। जब ये संविधान बना था तब इसमें 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु आज ये 6 ही मौलिक अधिकार बच गए हैं। जिसे इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार सरकार के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अतिक्रमण को रोकने, ये आप सब लोग पढ़ लेना, मैं जस्ट आपको समझा देता हूँ। ये क्या है, 7 मौलिक अधिकार पहले थे, अभी ये 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। इसमें एक मौलिक अधिकार कम हो गया है, कौन सा कम हुआ है उसका भी हम आगे बताएंगे। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, मतलब यूएसए के संविधान से ये हमारे संविधान में शामिल किया गया है। और ये जो हमारे देश में रह रहे नागरिक हैं सिर्फ उनके लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी वर्ल्ड के लिए मौलिक अधिकार लागू कर दिए। जो हमारे देश में जैसे मौलिक अधिकार नागरिक और रहवासी जो हैं, राज्य की मनमानी और शोषित नीतियों कार्रवाई, मतलब जैसे कोई राज्य है, राज्य क्या होता है वो भी जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, इसका भी हम चर्चा करेंगे कि राज्य क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो राज्य की मनमानी और शोषित नीतियों कार्रवाई के सामने रक्षण प्रदान करने के लिए, मतलब कोई भी सरकार आके अपना मनमानी नहीं कर सकता है। तो हमारी जो न्यायपालिका और कार्यपालिका है, ये दोनों अलग अलग है। इसका भी एक अलग से आर्टिकल है। मतलब न्यायपालिका में जो है कार्यपालिका दखलंदाजी नहीं देगी और कार्यपालिका के काम में न्यायपालिका दखलंदाजी नहीं देगी। तो ये दोनों अलग अलग अपने काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य क्या है, राज्य के अंतर्गत राज्य की सरकार और संसद और राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत क्षेत्र के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। मतलब अब जैसे आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 क्या है, राज्य की परिभाषा। अब राज्य क्या होता है, देखो कोई भी राज्य का निर्माण करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, 4 चीज़ें जरूरत होती हैं। ठीक है, पहला ज़मीन, ठीक है, पहला तो ज़मीन चाहिए, ठीक है, ग्राउंड। और दूसरा चाहिए पॉपुलेशन। ठीक है, पहला ग्राउंड हो गया, पॉपुलेशन हो गया। तीसरा चाहिए मतलब रूल्स रेगुलेशंस, या जैसे संविधान हम बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, और चौथा चाहिए संप्रभुता, सोवेरेनिटी। ये 4 चीज़ें चाहिए किसी भी राज्य का निर्माण के लिए। तो हमारा देश जो है वो एक राज्य है। राज्य ज़मीन चाहिए तो हमारा भारतीय भूभाग है। उसके बाद पॉपुलेशन 140 करोड़ पॉपुलेशन है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में है। उसके बाद चौथा है सोवेरेनिटी। ये चारों चीज़ें जहाँ होती हैं वही राज्य कहलाता है। तो ये देखो, हमारा देश जो है वो भी एक राज्य है। हमारे जितने भी 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी हमारे राज्य हैं। उसके बाद जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी राज्य होते हैं, क्योंकि उनके पास आंशिक संप्रभुता होती है, आंशिक पार्शियल सोवेरेनिटी होती है, तो वो भी राज्य कहलाते हैं। जैसे बड़े बड़े, जैसे सेना है, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है देश के रूप में अगर देखा जाए, पर ये भी एक राज्य है, क्योंकि ये भी अपने डिसीजंस ले सकता है। आंशिक है, राष्ट्र के ऊपर नहीं है, बट राष्ट्र के नीचे। ऐसे राज्य भी पूर्ण रूप से राज्य नहीं है। राज्य पूर्ण रूप से अगर माना जाएगा तो सभी देश जो हैं वो राज्य हैं। यूएसए है, रसिया है, अमेरिका, भारत है, ये सभी पूर्ण रूप से राज्य हैं। बाकी और जो नीचे के जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आंशिक रूप से राज्य, मतलब कुछ राष्ट्र के ऊपर कोई भी डिसीजन ना लेके अपने इंटरनल जितने भी डिसीजन है वो ले सकते हैं, तो ये राज्य होते हैं। तो ये राज्य की परिभाषा हमारा आर्टिकल 12 में है। अब आर्टिकल 13 क्या है, मूल अधिकारों का अल्पीकरण। मूल अधिकारों का अल्पीकरण क्या होता है, जैसे कोई भी ऐसा कानून संसद या कोई भी राज्य नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। अगर ऐसा भी कोई कानून सरकार बनाती है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। कौन रद्द करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो और मूल अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं इनका प्रहरी कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा
जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करता हो। तो ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 की बहुत खतरनाक लड़ाई हुई है, उनकी लड़ाई चलती रहती है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे आगे, जब हम संविधान संशोधन तक पहुंचेंगे उसके बाद ही चर्चा करेंगे। तो अभी बस ये मान लो कि आर्टिकल 13 क्या करता है वो मैंने बता दिया। उसके बाद आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या है? कानून के समक्ष समानता। कानून मतलब विधि, विधि मतलब कानून, लॉ, इनके समक्ष सभी भारतीय जितने भी देश के रहने वाले लोग हैं सभी को बराबर रूप से माना जाएगा। बट 2 लोग ऐसे हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति, इनको छोड़ के, क्योंकि इनके पास एक ऐसी पावर होती है ये किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, तो ये अपनी सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको जब ये पद पे होंगे तो इनको सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर सज़ा देना होगा तो जब ये रिटायर हो जाएंगे उसके बाद इनको सज़ा दी जाएगी। तो इसलिए इनको छोड़ के बाकी सभी को कानून के समक्ष सभी को समानता होती है। आर्टिकल 15, जाति, लिंग, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान। तो इनमें क्या है? इनके आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में क्या है? सरकारी नौकरियों में समानता, लोक नियोजन में समानता। सरकारी नौकरी तो बोल दिया, लोक नियोजन मतलब जो भी सरकारी नौकरी हैं उनमें सभी को समानता मिलेगी। बट कुछ रीजन्स हैं जिनमें कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही वो पिछड़े वर्ग और निचले स्तर से ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया ताकि वो कुछ बराबरी हमारे साथ कर सकें। और उसके बाद आरक्षण हटा दिया जाएगा। शुरू में क्या हुआ था, आरक्षण जो है केवल 10 वर्ष के लिए ही बोला गया था, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दों के कारण, वोट बैंक के कारण ये बढ़ता जा रहा है। अभी भी ये मोदी गवर्नमेंट ने भी क्या किया, 2020 में समाप्त हो रहा था, इसको भी 10 साल बढ़ा के 2030 तक कर दिया है। ठीक है, तो इस लोक नियोजन में समानता आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले बहुत ज़्यादा छुआछूत होती थी, तो उन सब का अंत कर दिया है। कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। अगर इसमें कोई भी भेदभाव करता है तो 500 रुपये तक का जुर्माना, 6 महीने की कैद का प्रावधान है। और ये कब? 1955 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 क्या है? ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत, मतलब ब्रिटिश सरकार ने जितनी भी उपाधियाँ हमारे लोगों को दी थी उनका सबका अंत कर दिया गया है। ये सिर्फ शिक्षा और रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम रहेगी। जैसे शिक्षा में मास्टर साहब बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल साहब, प्रधानाचार्य जी, ये जो है शिक्षा में। सेना में तो पता ही है, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जनरल, CDS, कितनी सारी उपाधियाँ हैं। तो ये सब यहीं लागू होंगी। बाकी सब जगह जैसे महाराजाधिराज, सुल्तान, ये जितनी भी उपाधियाँ सारी खत्म कर दी गई। तो अभी मैंने देखो जितना भी चर्चा किया है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 छोड़ दो, उसका आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 मैंने जितना बताया है उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार। याद कर लो, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 ही समानता का अधिकार है। ठीक है, अभी आते हैं आर्टिकल 19। तो अगर ध्यान से देखो तो देखते चलो। आर्टिकल जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो है आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। ठीक है, तो अभी आर्टिकल 19 बातें हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हमें कुछ भी बोल सकते हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। कहीं भी हम राइट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, परंतु किसी की धर्म को आहत नहीं होनी चाहिए, किसी के मन को भी आहत नहीं होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू एक्सप्रेस। उसके बाद इसी का दूसरा है सभा का आयोजन। सभा का आयोजन वो भी बिना हथियार के। अगर हथियार के साथ करना है तो आपको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसका तीसरा है संगठन का अधिकार की स्वतंत्रता, चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता। उसके बाद कहीं भी रह सकते हैं। उसके बाद संपत्ति का अधिकार, का व्यवसाय का अधिकार। अब देखो ध्यान से समझना, जब आपने अभिव्यक्ति की, राइट टू एक्सप्रेस, मतलब पहले तो बोला आपने, जब बोला तो सभा का आयोजन हो गया, लोग इकट्ठे हुए। देखो पहले बोला फिर लोग इकट्ठे हो गए, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले तो बोला फिर लोग इकट्ठे हो गए, तो सभा बन गई है। सभा बन गई तो संगठन का अधिकार, सभा बन गई तो संगठन बन ही गया। अब संगठन बन गया तो फिर सोचा कि अभी तो देखो पहले तो हमने बोला, फिर सभा बन गई, उसके बाद संगठन बन गया। सभा जब आयोजन हो गई तो संगठन अपने आप बन जाएगा।
उसके बाद जब संगठन बन गया तो फिर और लोगों को बढ़ाने के लिए तो चारों ओर भ्रमण करने लग गए। ठीक है, चारों ओर भ्रमण किया, केवल 2 जगह पे, सैनिक छावनी या फिर कोई आतंकवादी क्षेत्र है वहाँ नहीं जाना है, बाकी पूरे भी भारत में कहीं भी भ्रमण, मतलब संगठन बनाने के बाद और भी बड़ा संगठन करना है तो चारों ओर घूमने लगे तो चारों तरफ घूमे तो फिर मन किया कहीं चलो फिर कहीं रह भी जाते हैं तो कहीं भी बस भी सकते हो। ठीक है, कहीं बस गए तो फिर पैसे तो कमाओगे ही, तो संपत्ति भी ले लोगे, तभी तो बसोगे। संपत्ति ले ली, उसके बाद व्यवसाय का अधिकार, जब रहने लगो कहीं तो फिर व्यवसाय तो करोगे। अब इसमें एक ट्विस्ट है कि संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है, ये पहले था। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार इसको बस अब जान लो, ये था, लेकिन अब ये खत्म कर दिया है। तो अभी इसमें 6 ही हैं। अभिव्यक्ति मतलब बोलो, पहले बोला तो सभा का आयोजन हो गया, सभा का आयोजन तो संगठन बन गया, चारों तरफ घूमने लगे, बड़ा संगठन बनाने के लिए चारों तरफ घूमने लगे। घूमने में तो कहीं भी अच्छा किया, जैसे गुजराता था, जो रेग गुजरात में बस ही जाते हैं तो कहीं भी बस भी सकते हैं। उसके बाद जब बस गए तो व्यवसाय करने लग गए, बस इतना ही है ये आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 हो गया। उसके बाद आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। बहुत खतरनाक है ये, इसमें बड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो क्या होता है, दोष सिद्धि संरक्षण, ये सिंपल है, इतना ही देखो, दोष सिद्धि से संरक्षण। इसमें क्या, प्रिवेंशन टू कन्विक्शन। इसमें जो सज़ा है, जैसे हमने कोई अपराध किया, जैसे मैंने आज अपराध किया, ठीक है, और जिस कानून के अंतर्गत मुझे सज़ा मिलनी चाहिए उस कानून में बदलाव कर दिया गया। जैसे मान लो अभी फॉर एग्जांपल अभी एक मर्डर पे 1 सज़ा मिलती है, कुछ समय बाद ऐसा बोल दिया जाए कि एक मर्डर पे 4 सज़ाएँ मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है। बदल गया, कानून बदल गया, लेकिन हमने जो अपराध किया है ना, वो कानून जिस दिन बदला गया उससे पहले का अधिकार, पहले से अपराध है, तो उस समय पे जो कानून है उसी के अनुसार सज़ा दी जाएगी। तो जिस टाइम पे आपने अपराध किया है उसी समय के कानून के अनुसार आपको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है एक गलती की 1 सज़ा। एक गलती की 1 सज़ा, अगर आपने 1 मर्डर किया तो 1 बार उम्र कैद, 2 मर्डर किए तो 2 बार उम्र कैद, 3 मर्डर किए तो 3 बार उम्र कैद, इस तरह से एक गलती की 1 सज़ा। तीसरा है गवाही। गवाही क्या है, जज के सामने ही मान्य होगी। ऐसा नहीं पुलिस ने तुम्हारे 4 डंडे दिए, तुमने जो कबूला और पुलिस ने सुन लिया, पुलिस ने जाके गवाही दे दी, पुलिस की गवाही मान्य नहीं होगी। इसीलिए पुलिस इतना मारती, जब पुलिस आपको लेके जाएगी ना तो पटा भिगो के मारेगी, और ऐसा कर देगी कि आप जज साहब के सामने जाएं, जो आपने पुलिस के सामने बोला वही जज साहब के सामने भी बोलेंगे। तो जज के सामने, जो हमारा मजिस्ट्रेट है उसके सामने ही आपकी गवाही मान्य होगी। और कभी भी आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। अगर आप अपने विरुद्ध कोई भी गवाही दे रहे हैं तो उसके साक्ष्य मिलना पुलिस को ज़रूरी है, मतलब अदालत में साक्ष्य पेश होना ज़रूरी है, तो ही आप तभी आपके विरुद्ध की गवाही मान्य होगी। ऐसा नहीं है कि कोई साक्ष्य मिला नहीं और तुम चिल्ला रहे हो नहीं मैंने ही खून किया है, मुझे सज़ा दो, मुझे फांसी दो, ऐसा सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक कोई ऐसा साक्ष्य, सबूत या गवाह नहीं मिलेगा कि हाँ कोई बोले कि हाँ इसी ने मारा है, तभी आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 20 प्लस। अब आते हैं आर्टिकल 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की का संरक्षण। ठीक है, इसमें क्या है, लाइफ, देखो इसमें पार्ट वाइज कर देंगे। लाइफ के बारे में मतलब प्राण, इसके बारे में आप स्वयं की आत्महत्या नहीं कर सकते, मतलब आप खुद को मार नहीं सकते हैं, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में है। तो खुद को मारना सबसे बड़ा अपराध है, कानून के लिए भी और हमारे आंतरिक रूप से भी। दूसरा, ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैला सकते, इसीलिए गाड़ियों का पोल्यूशन टेस्ट होता है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद ही आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा प्रदूषण फैलाया तो आप खुद भी मरोगे, क्योंकि हमें क्लीन एयर चाहिए ब्रीदिंग के लिए, और क्लीन एयर होगी नहीं तो आप खुद भी मरोगे, दूसरे को भी मारोगे। तो आप ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैला सकते हैं, क्योंकि इससे प्राण जाने का खतरा है। उसके बाद किसी के प्राण ले नहीं सकते हैं। ठीक है, किसी के प्राण ले नहीं सकते हैं, हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, वो भी कौन ध्यान रखेगा, गवर्नमेंट। अभी देखो कितनी बड़ी महामारी आई थी कोरोना में क्या हुआ था, गवर्नमेंट धड़ाधड़ पॉलिसीज़ निकाल रही थी कि इससे ये फ़ायदा होगा, घर में बैठे रहो, आपको फ्री में राशन मिलेगा, कुछ नहीं आपको ख़रीदना पड़ेगा, सब कुछ गवर्नमेंट धड़ाधड़ आपको सारी सुविधाएं दे रही थी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा, पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें क्या है, विदेशी यात्रा, आप
बाहर से जा सकते हैं। निजता का अधिकार, अभी प्राइवेसी है, निजता का अधिकार। अब निजता का अधिकार आपका है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी जा सकते हैं। कोई पार्क में बैठा हुआ है, आप उसके पास जाके बैठ गए तो उसकी निजता भंग हो रही ना। मोबाइल पे आप बात कर रहे हैं, मोबाइल और दूसरा बंदा आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो ये निजता आपकी उल्लंघन हो रहा है। मतलब लोग आपकी बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको बिना बताए। कोई बेडरूम में सो रहा है, आप उसके बेडरूम में घुस गए, तो ये राइट टू प्राइवेसी तुम्हारा उल्लंघन होगा, तो इसमें आपको सज़ा हो सकती है। ठीक है। और जैसे यही है, अफेयर की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन आपने किसी शादीशुदा व्यक्ति से आपने अफेयर किया तो आपका डिवोर्स हो सकता है, इसमें सरकार एकदम श्योर है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21A, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। ठीक है। और ये 86 संविधान संशोधन 2002 में संशोधन किया गया था। पहले ये क्या है, एक DPSB का एक आर्टिकल था ये। ठीक है। इसको अभी संविधान संशोधन कर दिया। ये हमेशा ध्यान रखना कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो 12 से लेकर 35 तक ही हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हैं। इसके बीच में जितने भी आर्टिकल्स आएंगे या फिर संशोधन के बाद आर्टिकल आएंगे वो सारे संविधान मतलब मूल अधिकार ही होंगे। तो ये 21A जोड़ दिया इसमें, तो ये भी मूल अधिकार हो। 21B जोड़ दिया है, वो भी मौलिक अधिकार हो जाएगा। इसी तरह से कोई किसी 19 ABCDEFG जितने वो सब मौलिक अधिकार ही होंगे। ठीक है। आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब इसमें दो टाइप से देख लो, जैसे इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। तो इसमें क्या है, दो तरह से देख लेते हैं, एक तो पनिशिव, एक तो दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक दंडात्मक और निवारक विरोध। अब दंडात्मक में क्या होता है कि दंड के प्रति स्वतंत्रता। दंड के प्रति स्वतंत्रता क्या ये जो है ना, ये गुंडों के लिए है। आर्टिकल 22 जो है वो गुंडों के लिए है और ये अपराध के बाद ही लागू होता है, अपराध से पहले नहीं इसको दे सकते हैं। अगर आपने कोई अपराध कर दिया है उसके बाद ही ये लागू होगा। इसमें क्या है, FIR पहले होगी, 24 घंटे के अंदर आपको जज के पास पेश किया जाएगा, ज़रूरी लेके जाएगा। कोई संडे बीच में नहीं, संडे रूटीन या कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर नॉर्मल वर्किंग डे है तो आपको 24 घंटे के भीतर आपको जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे ही जाएंगे। और इसमें क्या है कि आपको बस एक ही सुविधा दी जाएगी, आप अपने मन का वकील रख सकते हैं, उसके अलावा आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये तो हो गया दंडात्मक। ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है निवारक निरोध, प्रिवेंशन डिटेंशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी हम मतलब ऐसा सोचते हैं कि इस वजह से आगे अपराध होगा, तो इससे पहले ही हम कुछ न कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं ताकि वो अपराध को या तो हम कम कर सकें या फिर रोक सकें। तो इसको ऐसे जैसे क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट में पहले ही लोगों को बंदी बना के जेल में डाल दिया ताकि अपराध ना हो सके। इसमें क्या है, कोई भी सामूहिक मैटर में अपराध से पहले नेताओं के लिए हम ये लागू करते हैं। जैसे 370 हटने से पहले क्या किया था, वहाँ के जितने भी नेता थे उनको नज़रबंद कर दिया गया था। याद है ना, महबूबा मुफ्ती, उनको सबको नज़रबंद कर दिया गया कि तुम लोग बंदी रहो, ताकि तुम कहीं कुछ अपने लोगों को बोल के कुछ दंगे फसाद ना करा दो। तो इस तरह से इनको बंद कर दिया जाता है। ये क्या है, मैक्सिमम 3 महीने तक ही आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गिरफ्तारी से रिलेटेड 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसे क्या है, एक होता है जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत। ये क्या होती है कि पुलिस जब जज के पास ले जाएगी तो कुछ दिन के लिए 14 दिन के लिए आपको जेल भेजता है। जज जो है ना, पुलिस को इजाज़त देगा कि आप 14 दिन के लिए इस कैदी को ले जाओ, न्यायिक हिरासत में रखो और इससे पूछताछ करो। उसको बोलते हैं न्यायिक हिरासत। तो न्यायिक हिरासत जब तक पुलिस के साथ आप रहोगे तो आपकी पिटाई होती ही रहेगी। ठीक है। और आपसे जो बोला जाएगा आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा होता है पुलिस रिमांड। तो पुलिस रिमांड क्या है, कैदी से सबूत मांगने या सीन रिक्रिएट करने के लिए किया जाता है। ये मैक्सिमम 15 दिन के लिए होता है। जमानत पता ही आपको, आप वकील कर लो, वकील करने के बाद में वकील आपको पुलिस जज के सामने ले जाएगा और आपको जमानत दिला देगा। अग्रिम जमानत क्या होती है कि आपको जैसे कोई FIR आपके खिलाफ़ हुआ तो आपको पुलिस पकड़ने से पहले ही आप जज के सामने गए और अपने आप को सरेंडर कर दिया कि हाँ साहब, मैंने ये
केस है ऐसे ऐसे, और अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा पेश कर दिया जिससे लगे कि आप उस केस में शामिल ही नहीं थे। कहीं ऐसी जगह कोई फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, कहीं आप शामिल ही नहीं हो, तो वो अग्रिम जमानत है, तो आपको मजिस्ट्रेट वहीं पे आपको जमानत दे देगा, वो अग्रिम जमानत हो गई। तो इस तरह से कई एक्ट भी थे। एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 था, इसको ख़त्म कर दिया गया। एक मीसा एक्ट, मीसा भारतीय याद है ना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसका इंदिरा गांधी ने बहुत ही मिसयूज किया है। इसको 1971 में लागू किया था। ये इसको क्यों लागू किया गया था? बांग्लादेश बनने के बाद जो है ना, इसको लाया गया था। इसमें क्या था, इमरजेंसी के टाइम इसका बहुत मिसयूज हुआ 1975 में। ठीक है, बांग्लादेश बनने के बाद इसको लाया गया था ताकि वहाँ की जितनी भी आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उनको कम किया जा सके। उसके बाद पोटा एक्ट आया था। ठीक है, पोटा एक्ट नहीं, पोटा एक्ट तो बाद में आया था, पहले आया था टाडा एक्ट। टाडा एक्ट क्या था? टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। इसमें क्या था, 1985 से और 1995 के बीच में लागू हुआ था। इसके तहत पंजाब में बढ़ रहे, इसके बीच पंजाब, इन सब के बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। बस इतना थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। टाडा एक्ट आया था, फिर पोटा एक्ट आया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे, वो संसद में अटैक हुआ था। ठीक है, उसके बाद पर ये सब ख़त्म कर दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें UAPA था, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके बाद AFSPA आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ये आर्म फोर्सेज जितने सेना है उनको स्पेशल एक्ट देता है, जैसे कश्मीर में, असम में ये लागू रहता था। तो ऐसा करके ये था। उसके बाद आते हैं, तो हमारा ये आर्टिकल 22 तक कंप्लीट हो गया। ये मैंने क्या बताया था, स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक। अभी हम आते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 और 24 किसके विरुद्ध अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। देख रहे हो इसको, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 23 में क्या है? मानव तस्करी, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर रोक। इन पे सब पे मानव तस्करी मतलब इंसानों को बेचना, ये मानव तस्करी हो गया। बेगारी, ठीक है, बेगारी क्या होती है? 2 बंदों को मैंने बुलाया, हम बहुत ताकतवर हैं, 2 बंदों को बुलाया, पूरे दिन काम कराया, 4 दिन काम कराया, एक भी पैसा नहीं दिया, भगा दिया, बेगारी। बंधुआ मजदूरी क्या होती है कि बचपन से लेकर अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि मेरे बापू किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, अब काम कर रहे हैं, उसके बाद मेरे दिमाग में यही बैठ जाएगा कि जैसे मेरे बापू वहाँ काम करते वैसे मैं भी काम करूँगा। मतलब कहीं और काम करने जाऊँगा नहीं, किसी के यहाँ काम कर रहा हूँ तो उसी के यहाँ काम करूँगा, वो चाहे पैसा कितना भी दे, किसान ही दे, मालिक जी हजूरी करता रहो, बंधुआ मजदूरी। मतलब कहीं और काम नहीं करना, एक ही बंदे के यहाँ परमानेंट काम करना है, उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। दुर्व्यवहार, किसी मानव के साथ दुर्व्यवहार आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद दुर्व्यापार नहीं, दुर्व्यवहार, ठीक है। उसके बाद बाल श्रम, बच्चे से काम नहीं करा सकते हो। तो इन पे सब पे रोक है। लेकिन राष्ट्रीय सेवा के नाम से आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है। पर राष्ट्रीय सेवा का कुछ है, जैसे अटैक हो गया, कहीं लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो इसमें क्या है, ये सभी आर्टिकल पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा नाम पे कुछ भी करवाया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 24, कारखानों में 14 वर्ष से तक के बच्चों को नियोजन में, मतलब कारखाना, कालीन कारखाना, खदान, पटाखा उद्योग, इस तरह के जितने भी हैं, इनमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हार्ड वर्क नहीं करवा सकते हो। इसको बाल श्रम के नियोजन का रोक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। ठीक है। आर्टिकल 25 के अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन दूसरे के धर्म को हाथ नहीं पहुंचनी चाहिए तभी। और इसी आर्टिकल के अंदर सिखों को कृपाण यानी तलवार रखने की आज़ादी प्राप्त है। ठीक है। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध और आयोजन की स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता। ठीक है। मतलब धार्मिक जो भी कार्य करने का नियोजन है उनकी सरलता है, किसी भी सामूहिक धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता करने का अधिकार इसी आर्टिकल से मिलता है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 27, कोई भी आप अगर धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी पैसा है, कोई धन है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। आर्टिकल 28 क्या है, किसी भी शिक्षण संस्थान में आप किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये आर्टिकल 28 है। उसके बाद 28 हो गया। अब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, देखो, एक मैंने आर्टिकल 19 आपको बताया था, वो संविधान की रीढ़ के नाम से जाना जाता है।
अल्पसंख्यक क्या होते हैं? किसी भी धर्म विशेष के लोग जो 10% से कम है, पूरे देश की जनसंख्या की 10% से अगर कम है किसी भी धर्म विशेष के, तो वो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। तो इन्हें अल्पसंख्यक के अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। अल्पसंख्यक शिक्षा और संस्कृति का बचाए रखने का अधिकार है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों का हित होगा संरक्षण। उसके बाद आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं और स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग। इसका मतलब है जितने भी अल्पसंख्यक हैं अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। जैसे मदरसे खोले हुए हैं मुस्लिमों ने, ये भी अल्पसंख्यक के रूप में काउंट होते हैं। और ऐसे ही क्रिश्चियन भी अपने अलग अलग शिक्षण संस्थान खोले हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 31 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आगे बता चुका हूँ मैं। आर्टिकल 19 में संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है, तो यही आर्टिकल 31 जो है ना, वो संपत्ति का अधिकार ही था पहले। ठीक है, तो इसको भी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये ख़त्म क्यों किया गया है कि पहले बहुत समय पहले क्या करते थे कि कोई भी गवर्नमेंट अपने कोई रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, तो ज़मीन है उसको लेना चाहती थी, पर ये संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार था। तो इसमें लोग चाहते तो देते, नहीं चाहते तो नहीं देते, लोगों की मर्जी चलती थी। तो सरकार को अपने विकास के कार्य करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए सरकार ने इसको, उस टाइम पे मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री, उन्होंने 1978 में इसको मौलिक अधिकार से निकाल के नॉर्मल कानून बना दिया है, जिसको आर्टिकल 300A में डाल दिया है। ये आर्टिकल 31। उसके बाद आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचार। इसमें क्या है कि कोई भी न्यायालय है वो रिट जारी करता है। ठीक है, और रिट जारी करता है वो क्या करता है? जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, 3 तरह के कोर्ट होते हैं। तो अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट को आप बाईपास करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसे ही ये जितने मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाना वो जो है वो आर्टिकल 32 है। मूल अधिकार को मूल अधिकार की और शक्ति देना और दृढ़ बनाना, ये आर्टिकल 32 करता है। और इसी आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। इसको किसने बोला है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला है। ठीक है, इस आर्टिकल में कितनी रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? 5 तरह की रिट जारी करता है। उसमें पहली रिट कौन सी होती है? हैबियस कॉर्पस, इंग्लिश में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस, इसमें क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत, मतलब हैबियस कॉर्पस में 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी को पेश करना है। अपराधी नहीं, व्यक्ति को। अपराधी तो जब अपराध साबित हो जाता है वो अपराधी बोलता है। 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना है। उसके बाद है मैंडमस, परमादेश, मतलब कोई भी अधिकारी अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसके संवैधानिक कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है तो मैंडमस मतलब परमादेश रिट जारी होगी। उसका को वारंट, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जो उसका कानूनी अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा जारी करता है। प्रोहिबिशन और सर्सिलरी, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। प्रोहिबिशन क्या होता है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर मुकदमे की सुनवाई करती है और ऊपरी अदालत उसे ऐसा करने से रोकती है तो प्रोहिबिशन जारी करती है। जैसे कोई भी निचली अदालत ने ऐसा कोई फैसला दे दिया जो उसको नहीं देना चाहिए था, तो ऊपरी अदालत निचली अदालत को रोक देगी, बोले रुक जाओ, प्रोहिबिशन, तो ये रिट जारी करेगी। सर्सिलरी, इसमें कि कोई निचली अदालत कोई ऐसा फैसला दे दे तो फिर ऊपरी अदालत इस फैसले को रद्द करके दूसरा अपना फैसला देती है, ये है सर्सिलरी। ठीक है, ऐसे 5 रिटें जारी करती है। ठीक है, 5 रिटें याद हो गई? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्सिलरी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। ठीक है, उसका बाद आर्टिकल 33 आपको पता ही है कि ये संसद अधिकार देता है, मतलब ये इसको मान लो एक राष्ट्रीय सुरक्षा एक नाम बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि कुछ लोग हैं जिनका जैसे सेना के जवान हैं और हमारे गुप्तचर हैं, खुफिया एजेंसी हैं, इनके मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है, ताकि इनका कम करने का एक ही मकसद है कि कर्मचारी, इसमें क्या है? सैन्य बोले अभिप्राय है। इसमें क्या है? देखो कौन कौन है सेवा में नाई, जैसे देखो सैनिक तो होते ही होते हैं, सैनिक के अलावा नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावरची, चौकीदारी, बूट बनाने वाला दर्जी आदि, ये इनके भी मूल अधिकारों कम कर दिया जाता है। इनका एक ही मतलब होता है कि ये समुचित कार्य कर रहे हैं और इनके बीच अनुशासन बनाए रखा जाए, यही मेन
पर्पज होता है। उसके बाद आर्टिकल 34, जितने भी सैन्य क्षेत्र है वहाँ पे मार्शल लॉ लगेगा। ठीक है, जितने भी सैन्य क्षेत्र हैं वहाँ पे मार्शल लॉ लगेगा, यही है आर्टिकल 34 में। उसके बाद आर्टिकल 35 क्या है, जितने भी मूल अधिकार के आर्टिकल हैं, हमारा भाग 3 जो है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है, इसको इम्प्लीमेंट सही से इम्प्लीमेंट होने चाहिए। मतलब सभी अधिकारों को मूल अधिकार बनाना आर्टिकल 32 एक आर्टिकल 35 भी है कि सही से ये लागू हों, जो हमारे नियम कानून दिए गए हैं उनके अनुसार ही लागू हों, तो ये आर्टिकल 35 में बोला गया है। तो देखो अभी हमारे मूल अधिकार ख़त्म हुए। मूल अधिकार, अब देखो मूल अधिकार के संशोधन है, इसमें जस्ट आप देख लो, बट इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आधे घंटे का ऑलरेडी हो चुका है। इसमें देखो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, देखो मैं सिर्फ उतना बताता हूँ, कितना बताऊँगा, जब हमारा संविधान बना था तो हमारे मौलिक अधिकार में संविधान संशोधन कर सकते थे, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, इसका एक केस आया, तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हम मौलिक अधिकार पे रोक लगा देंगे, मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हम मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक संशोधन किया गया और इसमें कुछ खंड जोड़े गए 4 और 5। इससे क्या किया गया कि मौलिक अधिकार में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मिनरवा मिल्स आया, इसमें केशवानंद भारती वाला केस आया, तो उसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार को जो निर्णय है तो उसको निरस्त कर दिया गया। पहले तो हम कर सकते थे, फिर गोलकनाथ वाला आया, उसमें बोला कि नहीं कर सकते हैं, फिर केशवानंद भारती का बोला कर सकते हैं। तो ऐसे ये करना ना करना चलता रहा, इसका हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम मूल अधिकार के बारे में हमने पूरा बताया है, ये एक छोटा सा है मूल अधिकार है। मूल अधिकार में क्या है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक समता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो ये इतने 6 मौलिक अधिकार हैं, इनके आर्टिकल सबकी बता दिए हैं, तो इनका अच्छे से अध्ययन करो। इसके बाद एक और क्लास इसमें लेंगे जिसमें हम संशोधन और इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन हैं उनको भी कवर कर लेंगे। चलो, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।